नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए 2 जून है और आज हम लोग आर्टिकल देखेंगे 2 जून के क्या-क्या आर्टिकल हैं। तो इसमें 4-5 आर्टिकल आपको बहुत शानदार मिलने वाले हैं और उससे संबंधित डेटा, फैक्ट, एग्जाम्पल सब कुछ आपको इसी में अलग से दिया मिलेगा। वो अलग-अलग करके भी दिखाया है और डेटा में जैसे आर्टिकल में कैसे ऐड करना है और क्या-क्या प्रश्न बन सकते हैं तो वो भी आपके दे दिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है? तो आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला है इस पे, तो इसको जारी रखा जाएगा अब डेली। तो ये 2 जून है आज और आज हम लोग देखते हैं जो आर्टिकल आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें ये पहला आर्टिकल है निर्देशों की बलि लेते दुष्कर्म के झूठे मामले। ठीक है, तो ये सब देखें। देखिए पीडीएफ इसका चाहिए तो पीडीएफ के लिए ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये टेलीग्राम पे सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं इसको और लिंक इसका नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए आंसर राइटिंग पेपर बन की शुरू हो गई है 1 जून से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी, है ना। ये मंथली है 599, ये पेपर वन चल रहा है इसमें, तो पेपर वन की है और क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसमें पूरा 1 साल तक आंसर राइटिंग वगैरह रहेगा। और ज़्यादा डिटेल के लिए आपको पेपर 5 और 6 करना है तो 5 और 6 के लिए जो भी आपको चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए या प्री का क्विज चाहिए, तो वो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8527434727 पे। ठीक है, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बाकी डिटेल मिल जाएगा। पहला आर्टिकल है देखिए निर्देशों की बलि लेते दुष्कर्म के झूठे मामले। और पहले आर्टिकल देख लेते हैं कौन कौन से डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण डेटा आपको मिलने वाला है। दूसरा देखिए महिला मतदाताओं का बढ़ता उत्साह, तो इस पर आपको इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा। महिलाओं से संबंधित क्या क्या सरकारी प्रयास हैं, कैसे क्या है, वो सब कुछ दिया गया है। अपराध के इस आधुनिक स्वरूप पर कैसे कसें शिकंजा, यानी ये साइबर अपराध पर आपको बहुत शानदार आर्टिकल मिलने वाला है। साइबर अपराध इसके बाद आपका कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत शानदार डेटा है, हर चीज़ निकाल के आपको दे दी गई है इसमें। तो ये आर्टिकल हैं आज के, तो इनको हम लोग देख लेते हैं। और एक आर्टिकल है संपत्ति की खरीद बिक्री में थमे नकदी का वर्चस्व, तो इस पर आपको यूपी सरकार के भी प्रयास देखने को मिलेंगे। तो ये आपको पेपर 5 और 6 में भी यूज़ कर सकते हैं, जो नए जुड़े हैं आपके, तो वहाँ भी आपको ये सारी चीज़ें उपयोगी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, ये 4 आर्टिकल हैं हमारे। तो फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं, इसमें क्या है, निर्देशों की बलि लेते दुष्कर्म के मामले। तो आर्टिकल का कंटेंट क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन इसका है। यह लेख झूठे दुष्कर्म के मामलों के बारे में ही चर्चा करेगा और इन मामलों में कि निर्दोष व्यक्तियों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों को उजागर करता है। इसमें कहा गया है कि झूठे आरोपों के कारण निर्दोष पुरुषों को मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से बहुत नुकसान होता है, ये इसमें दिया गया। की पॉइंट्स देख लीजिए, इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो झूठे आरोपों का प्रभाव देख लीजिए, प्रभाव क्या होता है, तो ये आप पॉइंट पॉइंट में लिख सकते हैं इसको। जैसे झूठे दुष्कर्म के मामलों में फंसाए गए निर्दोष पुरुषों को जेल की सजा और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों के कारण निर्दोष व्यक्तियों के परिवार और उनके जीवन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। जो उदाहरण देख लीजिए झूठे मामलों के, यहाँ पे उदाहरण भी आपको कई दिए गए, कई उदाहरण दिए हैं यहाँ पे जो झूठे मामलों में सजा भुगतनी पड़ रही है। एक मामले का यहाँ जिक्र किया गया है जहाँ एक व्यक्ति 8 साल तक जेल में रहना पड़ा जिसे, जबकि वह निर्दोष साबित हुआ बाद में। कानूनी और सामाजिक प्रभाव देख लेते हैं इसके। कानूनी सामाजिक प्रभाव क्या है कि झूठे मामलों के कानूनी परिणाम बहुत गंभीर होते हैं और निर्दोष व्यक्तियों को लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। समाज में इन व्यक्तियों को दोषी माना जाता है, उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता है। झूठे मामलों की संख्या देख लेते हैं अगले पॉइंट में। तो हाल के वर्षों में झूठे दुष्कर्म के मामलों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि झूठे मामलों के कारण न्याय प्रणाली पर भी दबाव बढ़ रहा है। एडिशनल कुछ रिपोर्ट और डेटा है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि 2019 की में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कुल दुष्कर्म के मामलों में से 12% मामले झूठे पाए गए थे और वहीं 2021 की रिपोर्ट में यह संख्या बढ़कर 18% हो गई है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। तो इस पर सोचना चाहिए और इसको आप न्याय प्रणाली का या प्रशासन का जो भी आप इसमें दें उसका नकारात्मक या उसका आलोचना करनी हो तो ये पॉइंट डाल सकते हैं किसी भी कानून के संबंध में। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या है इस पर, सुप्रीम कोर्ट ने झूठे मामलों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दिशा निर्देश जारी किए कि झूठे मामलों के आरोपों में सख्त कार्रवाई की जाए। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी है इस पर, तो वो क्या बोलती है वो देख लेते हैं। मानवाधिकार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि झूठे मामलों में दुष्कर्म के मामलों में व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। आयोग ने सिफारिश भी की है कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जाए और निर्दोष व्यक्तियों को मुआवजा दिया जाए। कंक्लूजन में क्या लिखना है आपको, तो यह लेख झूठे दुष्कर्म के मामलों के निर्दोष व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करता है। इन झूठे आरोपों के कारण न केवल निर्दोष व्यक्तियों को सजा भुगतनी पड़ती है बल्कि उनके परिवारों और सामाजिक जीवन पर भी गंभीर प्रभाव इसका पड़ता है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए न्याय प्रणाली और समाज को मिलकर काम करना आवश्यक है। तो ये आप कंक्लूजन में दे सकते हैं। क्वेश्चन अगर लिखना रहे तो आप ये क्वेश्चन लिखिए। जो देखिए हमारी क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं, क्रैश कोर्स वालों के लिए खासकर आपको क्या करना है, तो इसमें देखिए इन प्रश्नों को लिख के आपको क्रैश कोर्स पे जहाँ जोड़ा गया है वहाँ आप इनको लिख के भेजिए, जिससे कि ये भी आपके आंसर चेक किए जाएंगे
क्योंकि ये सामान्य सी तो चीज़ें रहती हैं, लेकिन आपको करंट से अपडेट रखेंगी। बहुत सारा डेटा आप यूज़ करेंगे तो वो याद हो जाएगा इस बहाने। झूठे दुष्कर्म के आरोपों के कारण निर्दोष व्यक्तियों को न्याय प्रणाली में होने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण करना है। तो आप इसे 125 या 200 शब्दों में लिखें, अपनी तरफ से शब्द सीमा अवश्य लिखें उस पर, तो इनको भेज सकते हैं। अगला आर्टिकल है महिला मतदाताओं का बढ़ता उत्साह। यह लेख महिलाओं में मतदान के प्रति बढ़ते उत्साह और उनकी बढ़ती चुनावी भागीदारी पर केंद्रित है। इसमें कहा गया है कि महिलाएं पहले की तुलना में अधिक संख्या में मतदान कर रही हैं, उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है। तो ये इंट्रो है इसका लेख का। इंट्रो में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब इसी से संबंधित आपको की पॉइंट वगैरह मिलेंगे। की पॉइंट में देखिए महिला मतदान का महत्व क्या है, महत्व देख लेते हैं पहले। महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है। कैसे? चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिछले चरणों में महिला मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा है ना, अधिक रहा है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं। चुनावी भागीदारी में देख लीजिए, महिलाओं की चुनावी भागीदारी 61.95% रही है, जो पुरुषों की तुलना में अधिक है। पुरुषों की कितनी है? 60.85, और इनकी लगभग 1% ज़्यादा है ना। तो ये 1% ज़्यादा वोटिंग कर रही महिलाएं। चुनाव आयोग ने भी यह कहा है कि अंतिम चरण में भी महिला मतदाताओं की भागीदारी में महत्वपूर्ण होगी, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसको आप महिलाओं से संबंधित कुछ भी आए तो ऐड कर सकते हैं कि जागरूकता बढ़ रही है। राजनीतिक जागरूकता में देखिए, इस लेख में बताया गया कि महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए सक्रिय हो रही हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से सामाजिक और राजनीतिक बदलाव भी आ सकते हैं। इससे क्या महिला सशक्तिकरण कैसे होगा? अगला पॉइंट इसमें देखिए, महिलाओं की बढ़ती चुनावी भागीदारी महिला सशक्तिकरण का संकेत है। महिलाएं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मताधिकार का उपयोग कर रही हैं। एडिशनल कुछ रिपोर्ट और डेटा है, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट बोलती है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2021 में एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया कि महिलाओं की चुनावी भागीदारी 20% की भागीदारी में वृद्धि हुई है। आयोग ने यह भी कहा है कि महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और सामाजिक और सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का आंकड़ा था। अब चुनाव आयोग के आंकड़े हैं वो देख लीजिए। 2019 के आम चुनाव में महिला मतदान प्रतिशत 67.1% था, जो 2014 की तुलना में 5% अधिक था। वहीं 2024 के चुनावों में महिला मतदान प्रतिशत में और वृद्धि की उम्मीद की गई है। इसमें कुछ सरकारी योजनाएं देख लीजिए। इससे संबंधित सरकार द्वारा चलाए जा रहे सशक्तिकरण कार्यक्रमों में महिलाओं की चुनावी भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं सरकारी प्रयासों में। कंक्लूजन में क्या देना है? तो देखिए, कंक्लूजन में यह लेख महिलाओं की बढ़ती चुनावी भागीदारी और उनकी राजनीतिक जागरूकता पर केंद्रित है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है और सामाजिक बदलाव ला सकती है। इसके अलावा महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता और सशक्तिकरण के लिए सरकार और आयोग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस पर। क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर क्या लिखना है आपको। जो क्रैश कोर्स वाले हैं वो अच्छे से ध्यान दें इस पर, क्रैश कोर्स के लिए। तो आपका एक प्रश्न यहाँ चेक होंगे, आप इनको लिख के भेजिए। महिला मतदाताओं की बढ़ती चुनावी भागीदारी के सामाजिक और राजनीतिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। तो ये आपको 125 या 200 शब्दों में आप अपने आंसर के आगे लिख दीजिए कितने शब्दों में आपने लिखा है। तो ये आपको लिख के भेजना है। अगला है देखिए, साइबर अपराध पे है। अपराध के इस आधुनिक स्वरूप से कैसे निपटा जाए, उस पर शिकंजा कैसे कसा जाए, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह मिलने वाला है। साइबर अपराध उन आपराधिक गतिविधियों को संदर्भित करता है जो इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके की जाती हैं। इसमें फिशिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और हैकिंग जैसे अपराध शामिल होते हैं। इन अपराधों का लक्ष्य व्यक्तिगत, वित्तीय और संवेदनशील सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त करना होता है, जिससे व्यक्तियों को और संगठनों को भारी नुकसान हो सकता है। तो ये परिभाषा में आप देख सकते हैं, बहुत शानदार परिभाषा है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। की पॉइंट्स में क्या देखना है, देखिए डिजिटल अपराधों का स्वरूप देखेंगे। इसमें कैसा है स्वरूप? तो साइबर अपराधों में फिशिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग शामिल है इसमें। तो इनका स्वरूप इस तरीके का है। तो इसको आप इस तरीके से डायग्राम बना के दिखा सकते हैं स्वरूप, और इस तरीके से बाकी हैकिंग और ये सारे पॉइंट इसमें डाल दीजिए। ये अपराध आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ ही व्यक्तिगत गोपनीयता को भी भंग करते हैं। साइबर सुरक्षा के उपाय देख लीजिए। उपाय में क्या क्या है? डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा की बेहतर प्रणाली की आवश्यकता है। सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को मिलकर साइबर सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करना चाहिए। कुछ कानूनी प्रावधान है, देखिए क्या क्या है। साइबर अपराधों के खिलाफ कड़े कानून प्रावधान लागू करने की जरूरत है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क और सक्षम होना चाहिए। और इसके तहत देखिए सामाजिक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। कैसे? आम जनता को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि लोग सतर्क रहें। कुछ एडिशनल रिपोर्ट और डेटा है, जैसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति में क्या है। 2021 में सरकार ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की थी, जिसमें साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति में साइबर अपराधों से निपटने के लिए विशेष दिशा निर्देश और उपाय भी शामिल हैं। साइबर अपराध की रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट में 2020 में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराधों में 15% की वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 2020 में कुल 50,000 से अधिक साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए थे, है ना। और इस पर कुछ करंट का आएगा तो अलग से आपको दे दिया जाएगा।
है ना, 2020 का है। सरकारी उपाय देख लीजिए। सरकार ने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। जैसे डिजिटल इंडिया अभियान के तहत साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे साइबर सुरक्षा केंद्र, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं। साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना, यह केंद्र भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जो आम चुनावों को कैसे सुरक्षित और स्वच्छ साइबर वातावरण प्रदान करने के लिए है। इसमें विभिन्न उपकरण और सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि लोग अपने डिजिटल उपकरणों को सुरक्षित रख सकें। एक सर्ट इन है जो काम करती है, यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है इसका फुल फॉर्म। तो ये सर्ट इन है। सर्ट इन में क्या है, यह संगठन साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें नियंत्रित करने का काम करता है। सर्ट इन का उद्देश्य साइबर हमलों से सुरक्षा प्रदान करना और साइबर सुरक्षा की जागरूकता बढ़ाना साइबर सुरक्षा के प्रति, इसका सर्ट इन का काम है। अब देखिए NCCC है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये आप इनिशिएटिव में डाल सकते हैं, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। NCC हो गया, सर्ट इन हो गया, है ना, तो साइबर सुरक्षा केंद्र हो गया, ये सब डालिए आप। यह केंद्र साइबर खतरों की निगरानी और विश्लेषण के लिए स्थापित किया गया। ये तो मालूम ही होगा। साइबर सुरक्षा आपका पेपर कौन से पेपर में आता है, तो पेपर 3rd में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी में। ठीक है। NCC का उद्देश्य साइबर खतरों की पहचान करना, उनसे निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना है। न्यू एज सॉल्यूशंस टू साइबर क्राइम, है ना। अब इसके न्यू एज सॉल्यूशन क्या होंगे आधुनिक युग के अनुसार, तो देखिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जा सकता है। AI और ML का उपयोग साइबर खतरों की पहचान और रोकथाम के लिए किया जा रहा है इस समय। ये तकनीकें डेटा पैटर्न की पहचान करके संभावित खतरों को पहले से ही पहचान लेती हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है इसमें, और किया जा सकता है अच्छे लेवल पे। ब्लॉकचेन तकनीक डेटा की सुरक्षा और सत्यापन के लिए एक मजबूत उपाय प्रदान करती है। यह तकनीक वित्तीय लेन देन और संवेदन सूचनाओं की सुरक्षा के लिए उपयोगी है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का भी उपयोग किया जा सकता है। जैसे ये नए पॉइंट है न्यू एज सॉल्यूशन, अब मैं आपको ये डालने जरूर है क्योंकि ये आधुनिक चीज़ें हैं और आपको सही तरीके से यूज़ करने से साइबर सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। बायोमेट्रिक का उपयोग पासवर्ड और अन्य पारंपरिक सुरक्षा उपायों की जगह किया जा रहा है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन, आइरिस स्कैन आदि शामिल हैं जो सुरक्षा को बढ़ाते हैं। अब देखिए कुछ है साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, जो इसका काम क्या है, आम जनता और कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा के महत्व और उपायों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण और कार्यशालाएं भी शामिल हैं। तो ये सारा डेटा था आपका। अब इससे संबंधित देखिए कंक्लूजन क्या देना है, तो साइबर अपराधों का आधुनिक स्वरूप हमारे समाज के लिए गंभीर चुनौती बन गया है। इससे निपटने के लिए साइबर सुरक्षा की मजबूत प्रणाली, कड़े कानून प्रावधान और सामाजिक जागरूकता आवश्यक है ना। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन तकनीकी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे नए युग के समाधान साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने में मददगार हो सकते हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और सरकारी उपायों का भी महत्वपूर्ण योगदान है इसमें, तो आप ये दे सकते हैं। आगे देखिए अगला है, इस पे प्रश्न लिख सकते हैं आप। साइबर अपराधों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए। तो ये आप अंतर्राष्ट्रीय कदम भी खोज लीजिए, वैसे तो हमने करा दिया है इसको, बाकी जो देखते होंगे रेगुलर उन्हें पता है। अगला है संपत्ति की खरीद बिक्री में थमे नकदी का वर्चस्व। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है इसमें, तो यह लेख संपत्ति लेन देन में नकदी के उपयोग में कमी और डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रचलन पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और डिजिटल तकनीकों के उपयोग से संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता और वृद्धि हुई है। इसमें की पॉइंट्स देख लीजिए। इसके की पॉइंट्स में है, देखिए नकदी का उपयोग, संपत्ति की खरीद बिक्री में नकदी के उपयोग में कमी आई है, ये रिपोर्ट में बताया गया है आर्टिकल में। नकदी के स्थान पर डिजिटल भुगतान और बैंक ट्रांसफर का उपयोग बढ़ा है। तो इसमें कानूनी प्रावधान और क्या क्या है, सरकार ने संपत्ति के लेन देन में नकदी के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े कानून बनाए हैं। जैसे बेनामी संपत्ति लेन देन प्रतिषेध अधिनियम 1988 के तहत नकदी लेन देन पर सख्त निगरानी की जा रही है। डिजिटल भुगतान अगला है इसमें, डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के कारण संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता आई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के से क्या हुआ है, इससे लेन देन की प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हो गई है। आर्थिक प्रभाव देख लीजिए इसके, इसमें नकदी के उपयोग में कमी से काले धन, ब्लैक मनी पे अंकुश लगा है। डिजिटल लेन देन से अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभाव कम हुआ है, प्रवाह, इससे सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई है। एडिशनल कुछ डेटा और रिपोर्ट है, जैसे राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में पाया गया कि संपत्ति लेन देन में नकदी के उपयोग में 20% की कमी आई है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं कहीं भी, यानी फायदे पूछ सकता है आपसे, डिजिटल पेमेंट या डिजिटलीकरण जो हुआ उसके फायदे बताइए या लाभों में, ये आपको डाल देना है पॉइंट डेटा। सर्वेक्षण में ये भी बताया गया कि डिजिटल भुगतान के कारण संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ी है। बेनामी लेन देन ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, है ना, ये वाला अलग, ये वाला डिटेल में। इस अधिनियम के तहत नकदी लेन देन पर सख्त प्रावधान बनाए गए। कानून के अनुसार 2 लाख से अधिक के नगद लेन देन पर प्रतिबंध है इसके तहत। और सरकारी पहल में देखिए क्या क्या किया गया है, तो डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संपत्ति लेन देन में डिजिटल भुगतान को अनिवार्य किया जा रहा है। और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं जैसे डिजिटल इंडिया अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में, ये तो देख ही लिया हमने, ये थोड़ा सा डबल हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है, डिजिटल तकनीक के उपयोग करके सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री आवास योजना,
ये भी हम लोग देख लिए खरीद लेन देन में। स्वामित्व योजना है अगली, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसको काट दीजिए। स्वामित्व योजना में क्या है, तो इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को उनकी संपत्ति के डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। इस योजना के से संपत्ति के स्वामित्व और उसके उपयोग में पारदर्शिता बढ़ी है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 यानी रेरा, इसमें क्या है, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव में, ये रेरा के तहत संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाए गए। अधिनियम के तहत सभी संपत्ति लेन देन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है इसके तहत। आगे देखते हैं, एडिशनल कुछ डेटा है इसमें, देखते हैं क्या क्या है, एग्जाम्पल भी है। जैसे भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण यानी भूमि प्रोजेक्ट, क्या है ये, भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर केंद्रित है। इसके तहत सभी भूमि रिकॉर्ड के ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें भूमि विवादों में कमी आई है। महाराष्ट्र भूमि रिकॉर्ड्स देख लीजिए, महाभूलेख के नाम से, महाराष्ट्र भूमि रिकॉर्ड किसके नाम से, महाभूलेख, ये महाराष्ट्र सरकार का है। इसमें भी वही है, डिजिटाइज करना है सब सारी चीज़ों को, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराना। इस पहल से भूमि रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होती है। और देखिए उत्तर प्रदेश भूमि रिकॉर्ड भी है, इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, भूलेख यूपी, याद रखिएगा ये यूपी स्पेशल के लिए भूलेख यूपी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया है। इस पहल से भूमि रिकॉर्ड की उपलब्धता में सुधार हुआ है और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आई है। स्वामित्व योजना, ये तो देख ही लिया हमने, स्वामित्व योजना को तो देख ही चुके हैं, और इसका यूज़ देख लीजिए, है ना, ये तो देख ही लिया स्वामित्व योजना। कंक्लूजन देख लीजिए इसका, कंक्लूजन में क्या होगा, यह लेख संपत्ति की खरीद बिक्री में नकदी के उपयोग में कमी और डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रचलन पर केंद्रित है। डिजिटल भुगतान और नए तकनीकी उपायों के उपयोग से संपत्ति लेन देन में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ी है। इसके अलावा सरकारी कानून और पहलें नकदी लेन देन को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। डिजिटल दस्तावेजीकरण के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि भारत में भूमि और संपत्ति रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, संपत्ति की खरीद बिक्री में नकदी के उपयोग में कमी और डिजिटल भुगतान के बढ़ते प्रचलन का संपत्ति लेन देन पर क्या प्रभाव पड़ा है, विश्लेषण करना है इसका। तो आप 200 शब्दों में 125 में करके भेजिए, बाकी ये आपका हो गया है ना। तो आपको डिटेल में ये कैसे लग रहा है, आप लाइक और कमेंट करके बता दीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे देखिए हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें, है ना। इससे आप डेटा को अलग से निकाल लिया करिए, जैसे आर्टिकल देख रहे हैं तो उससे डेटा रिपोर्ट जितने दी जा रही हैं तो वो आप अलग से नोट करते रहिए, टॉपिक डाल के ये इससे संबंधित है, कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो आप थोड़ा सा खुद भी अपना मेहनत करिए। और पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपकी इस पे मिल जाएगी ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल पे। और जो लोग नए हैं, वो जो नहीं जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आपको कहीं यूपी पीसीएस के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जान लीजिए एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म आपके लिए ये बनने जा रहा है, तो इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इसमें इतना ही है, थैंक यू।